नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं खबर के जरिए कि आखिर क्या है मसला आज जिस पर हम बात करने वाले। देखिएगा ये खास खबर। बीजेपी में अब नहीं चलेगा परिवारवाद। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह और रेगांव से दिवंगत जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज का टिकट काटकर पार्टी ने कई नेता पुत्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी परिवारवाद नजर आने लगा था, लिहाजा पार्टी पूरी सतर्कता बरत रही है। खंडवा लोकसभा में एक सामान्य कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल जी को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और रैगांव जो विधानसभा सीट है वहाँ से प्रतिभा बागरी जी को टिकट दिया है, जो बागरी परिवार से नहीं आती हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये जो हमारा निर्णय है पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वंशवाद के आधार पर नहीं चलेगी, कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी आगे बढ़ेगी और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी ये अवसर मिलेगा। ये निर्णय हमारी पार्टी का है। कांग्रेस पर हमेशा परिवारवाद के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कदम उठाए हैं, तो कांग्रेस को इसमें भी खोट नजर आ रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का टोटा है। कोई उस कद का नेता नहीं है जो विधानसभा और लोकसभा लड़ सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कि कांग्रेस टिकट की घोषणा कर दे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में आती है और दूसरे दलों से लोगों को ला करके टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका कार्यकर्ता भी नाखुश है इस बात को लेकर। जिसने जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए समर्पित किया, वो आज दरी उठाने को मजबूर है। सत्ता का खेल ही ऐसा है। एक बार परिवार का कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाए तो परिजनों को लगने लगता है कि हम इस विरासत को संभाल लेंगे, लेकिन इस पूरे खेल में ठगा जाता है सालों साल काम करने वाला कार्यकर्ता। बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है और समय समय पर इस बात का एहसास पार्टी के भीतर और बाहर कराया जाता है। उपचुनाव में जो टिकट दिए गए उसमें भी यही बात कही जा रही है कि परिवारवाद से बीजेपी ने दूरी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो बाहर से आने वाले हैं लोग, उनको टिकट देकर आखिर क्या मैसेज देना चाहती, क्या इसे लेकर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। तो आज हम बात कर रहे हैं परिवारवाद पर। लंबे समय से ये सिलसिला चलता रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। बीते चुनाव की तरफ देखें, उपचुनाव से पहले तो ऐसा लगता था कि फलाना व्यक्ति यदि विधायक है, मंत्री है, उनका बेटा शायद अब इस जगह को लेगा आने वाले चुनाव में। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया, चाहे बात खंडवा बुरहानपुर की हो या फिर बात रेगांव की, तो क्या बीजेपी अब इस लाइन पर बढ़ चली है कि परिवारवाद की कोई जगह नहीं? लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब अच्छे नेता यानी किसी व्यक्ति के पिता राजनीति में है और वो उससे बढ़कर काम कर रहा है, तो क्या वो राजनीति से पीछे रह जाएगा? तो ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो चलती रहती है। कांग्रेस पर आरोप लगते रहे परिवारवाद के, पर बीजेपी अपनी लाइन अलग तरह से खड़े करने में दिखाई दे रही। यही हमारा मुद्दा है आज, परिवारवाद। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। परिवारवाद का आरोप आप लोग कांग्रेस पर हमेशा लगाते रहे हैं और उपचुनाव में ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन एक रेगांव से जिन प्रतिभा बागरी को आपने चुनाव मैदान में उतारा है, चर्चा ये है कि वो भी शायद कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी है। तो क्या बिल्कुल तौबा तौबा कर ली है कि परिवार परिजनों को, जो परिवार से लोग आते हैं, उनको अब टिकट नहीं दिया जाएगा? ये लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींच दी है। मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वप्रथम है और आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन जो कहलाती है, उसमें एक सामान्य सा बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है।
एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में आप या कोई भी पत्रकार इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि प्रदेश की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में अध्यक्ष बन के कौन आएगा। पर वहीं पर आप जब कांग्रेस की बात करेंगे या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि उस पार्टी का सुप्रीमो जो है वो उस पर्टिकुलर खानदान से आएगा। हमें पता है कि कांग्रेस का आज जो परिदृश्य है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चाहे राज्यों में चाहे देश में बिखर रही है, उसका कारण यही है कि लोग ये मानने लग गए हैं कि परिवारवाद जो है वो सबसे बड़ा डूबती हुई जहाज का कारण है कांग्रेस के अंदर। चाहे वरिष्ठ नेता नटवर सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर हो, जिन्होंने लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपरिपक्व बता दिया है। तो ये मूल अंतर है जहां पर संगठन गढ़ने की बात होती है, जहां पर कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात होती है। पर एक बात और है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने इस बार तो प्रश्न नहीं किया, आप अगली बार पूछेंगे, कई सारे नेता पुत्र भी हैं भारतीय जनता मैं तो पार्टी के अभी अंदर। तत्काल ही पूछने ही वाला था आपसे, पर ठीक है। मनोज जी, इसका भी एक जवाब है कि अगर किसी की कोई क्रेडिबिलिटी है, किसी ने ग्राउंड पर जाकर काम किया है, तो उनके लिए टिकट सिर्फ इसलिए कट जाएगा कि वो नेता पुत्र हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर उनके पास कोई योग्यता है और लगातार जनता के संपर्क में है, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को गढ़ाने के लिए अगर काम कर रहे हैं दिन रात, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। पर सिर्फ इसलिए प्राथमिकता नहीं दी जाती क्योंकि वो नेता पुत्र हैं। तो ये मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और ठीक। कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी, मूल अंतर समझ आ गया। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके यहाँ अंतर, जैसा नेहा जी कह रही कि ये है कि सिर्फ इसलिए टिकट दिया जाता है कि वो फलाने मंत्री का, फलाने व्यक्ति का, कांग्रेस के सीनियर लीडर का बेटा है, इसलिए उसको टिकट मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं है, और उसका उदाहरण है उपचुनाव में दिए गए टिकट। नहीं, देखिए मनोज जी, आपने कहा कि अब नहीं चलेगा भाजपा में वंशवाद, ये आपकी एक लाइन थी अभी जी, इसका मतलब अभी तक तो वंशवाद चलता था भारतीय जनता पार्टी में, अब नहीं चलेगा, ये लेकर के आप अब की बार एक नई चीज भारतीय जनता पार्टी की हमें सुना रहे हैं। वंशवाद में नेहा जी ने सही कहा कि जिसके अंदर योग्यता हो, जिसके अंदर काबिलियत हो, जो जनता से जुड़ा हुआ हो, वो नेता पुत्र भी हो, तो भी उसे निश्चित तौर पर आगे आने का प्रयास किया जाना चाहिए और लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के ऊपर नेहा जी ने एक सिरे से कई आरोप लगाए, कई नेता पुत्रों को लेकर के जिक्र किया, लेकिन अपनी पार्टी का भूल गई। वसुंधरा राजे कौन है, यशोधरा राजे कौन है, और बात की जाए तो अभी अगर मान लीजिए जनता से समर्थन होता, जनता के बीच में काम किया होता, खून पसीना बहाया होता, तो मैं आज इनका जिक्र नहीं करता। ये राजमहल से सीधे आकर के राजनीति में पदार्पण करने वाले लोग। इससे हटके एक चीज और देखिए आप, सुरेंद्र पटवा राजनीति में कैसे आए? कोई बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान करके आए थे, बहुत बड़ा जनता का समर्थन लेके आए थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक व्यक्ति कल भोजपुर में जाके कहते हैं कि मुझे नेता स्वीकार करो। इस पर आरोप उठना चाहिए। ओम प्रकाश सकलेचा नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, जब जागे जब ही सवेरा, अब तो हाँ, दिखाई दे रहा तो है मैं ना। आपसे चलिए, कह रहा हूं ना, जो हो कि गया हो गया, बिल्कुल तो आप भी बढ़ जाइए उस लाइन पर। मैंने नेहा जी की बात का समर्थन किया कि निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, चाहे वो नेता पुत्र हो और चाहे जमीन से जुड़ा दूसरा कार्यकर्ता हो। अगर उसने पार्टी के लिए काम किया, अगर उसने जनता के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर पर उसको आगे आना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, आप जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी से लेकर नीचे तक आप आते हैं, आपको याद होना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में अपने जवानी के दिन जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बिताए। तो उस आदमी को अगर राजनीति में आना पड़ा या वो आदमी राजनीति में आया, तो आप कहते हो परिवारवाद। उनकी बेटी ने बानर सेना के नाम पर इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, जबकि वो बाल्यावस्था में थी। अगर वो राजनीति में आई तो उनको आप वंशवाद से जोड़ते हो। वो आपसे पूछ लेंगे फिर राजीव गांधी ने। मैं बता रहा हूं आपको जी, जी। कि आज एक आध उदाहरण छोड़ दीजिए, तो आप ये देखिए कि जिसने अपने पति को खोया और पुत्र को आगे कर दिया, उस सोनिया गांधी के बारे में आप वंशवाद का आरोप लगाते हो। जिसने अपने पति को खोने के बाद पुत्र को आगे कर दिया, उसको आप कहते हैं कि साहब वंशवाद की निशानी। मेरा ये कहना है, वंशवाद वहां पर लागू होना चाहिए जहां पर घर से निकाल के और राजनीति में ले आया जाता है। लेकिन जो संघर्ष करेगा, वो चाहे नेता पुत्र हो चाहे दूसरा कार्यकर्ता, सबको एक समान दृष्टि से आगे लाया जाना चाहिए। मनोज जी जी, दिनेश जी, ये जो आप सुन रहे हैं दोनों को, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उपचुनाव से इस बात की एक शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि आने वाले वर्षों में कई ऐसे चेहरे हमें भी दिखाई देते, आप समझ ही रहे होंगे, कि जो रास्ता देख रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि 2023 का जब चुनाव होगा तो शायद हमारा भाग्य भी खुलेगा,
हमारा भी उसमें नंबर आएगा। पर ये जो एक शुरुआत दिखाई दे रही, तो ये एक लकीर खींच दी क्या भारतीय जनता पार्टी? मनोज जी, वंशवाद का डेफिनेशन आप क्या लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक परिभाषा होती है वंशवाद को लेकर। आप जब कांग्रेस में जाओगे तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक का आप वंशवाद की बात करते हो। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आते हो तो आप वंशवाद का डेफिनेशन वहाँ अलग होता है, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं, जैसे हमने 2018 में भी देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट नहीं दी थी, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया था। कैलाश विजयवर्गीय जी बाहर हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये उपचुनाव में ही हम इस बात को देख रहे हैं। जहाँ पार्टी को लगता है परिस्थितियों के अनुसार, अभी जिन उपचुनावों का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि जो सिटिंग एमएलए एमपी थे उनका निधन हुआ, इसलिए उनके परिवार को देने की बात हो रही थी। एक सामान्य वो नहीं है। जब हम 230 सीटों के विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो कई जगह ऐसी होंगे कि हो सकता है कि पिछले चुनाव में परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिला हो और पार्टी वहां हार गई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। तो अल्टीमेटली यदि आपको सीट को जीतना है तो आप क्या केवल इस आधार पर उसको छोड़ देंगे कि यहाँ परिवारवाद का आरोप लगेगा? तो जो भी काम करता है, जैसे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस करता है तो वो उसको हम कहते हैं कि साहब ये परिवार की विरासत संभाल रहा है। तो राजनीति में भी होता है ना, राजनीति में भी लोग विरासत संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में कह देंगे कि साहब आप जो है आप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपके पिताजी राजनीति। जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, जो चुनाव की राजनीति है, उसमें जो जीत सकता है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो। आप एवरेज मध्य प्रदेश में निकालोगे ना तो टोटल आपको बमुश्किल जो है 50 परिवार, राजनीतिक परिवार मिलेंगे जिनके यहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों में, जिनके यहाँ टिकट लगातार दिए जाते रहे। ऐसे सामान्यतः ऐसे परिवारवाद के यहाँ हालात है नहीं। जिस संदर्भ में हमेशा परिवारवाद का जिक्र किया जाता है वो केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो आप पुराना इतिहास भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे जब आपको सीताराम केसरी रहे या दूसरे बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया गांधी से पहले भी रहे, और अभी जो फिर से आरोप लगने लगे वो इसलिए लगने लगे कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद कौन। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जब एक परिवार स्थापित होता है तो निश्चित तौर पर एक धारणा बनती है कि पार्टी परिवारवाद के आधार पर चल रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और शायद इसीलिए कुछ बदलाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक है हल्की सी एक सुराग कहना चाहिए, दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह वंशवाद खत्म हो जाएगा या परिवारवाद खत्म हो जाएगा। नेहा जी, लेकिन पिछले चुनावों में हमने देखा, जिक्र किया कैलाश विजयवर्गीय जी का, वहाँ से उनके बेटे को टिकट मिला लेकिन उनको मैदान से दूर कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में ये सब चीज़ भी दिखाई देंगी कि जिस व्यक्ति को घर से एक टिकट मिल गया वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले तो हमने देखा है कि एक तरफ बेटा चुनाव लड़ता था, दूसरी तरफ पिताजी चुनाव लड़ते थे। तो क्या अब इसकी तरफ भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? और फिर जितेंद्र मिश्रा जी की कुछ बातें हैं, उसका जवाब भी दीजिए। नहीं मनोज जी, देखिए कि मूल अंतर कहाँ पर आता है जी। जब आप काबिलियत को दरकिनार कर देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, तो पार्टी की स्थिति क्या होती है? कांग्रेस की तरह होती है, 400 से 40 पर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बीमार माताजी को वापस से पुनः जो है अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाता है। माताजी की जब तबीयत बिगड़ती है तो वापस बेटा आ जाता है। ये सिलसिला ऐसा है कि आपको पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं मिलेगा जिसके पास अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो। और आज परिस्थिति ये सिर्फ देश के अंदर नहीं है कांग्रेस की, बल्कि राज्यों में भी है। नहीं, उन्होंने प्रयोग किया था जब सोनिया जी बीच में नहीं आई राजनीति में, उन्होंने अपने आप को दूर रखा, तो उस बीच में प्रयोग हुआ था। सीताराम केसरी भी आए थे, तमाम तरह के नामों की चर्चा भी हुई थी। क्या क्या हुआ है वो पता नहीं है, वो किसी ने करवाया या हुआ, लेकिन प्रयोग तो उन्होंने किया था। नहीं, पर सीताराम केसरी की हालत क्या हुई ये भी हम सब जानते हैं। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का विषय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने आपसे कहा कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सा व्यक्ति कब कहां पर अपनी मेहनत और जिस तरीके से वो पार्टी के लिए योगदान देता है वो कहां पर जाकर काबिज हो जाएगा। पर कांग्रेस के अंदर आप ये लगातार अनुमान लगा सकते हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। प्रदेश की स्थिति पर आ जाइए, यहाँ पर एक कमलनाथ जी को लाकर बैठा दिया, पूर्व में मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उन्हें बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष वही है, अंधा बांटे रेवड़ियां घूम घूम कर खुद ही को दे। क्या बाकी किसी में कोई काबिलियत नहीं है? लोकसभा का चुनाव लड़ाया तो उनके पुत्र को लड़ा दिया। उसके बाद आप दिग्विजय सिंह जी की
तरफ आ जाइए तो दिग्विजय सिंह हैं तो उनके बेटे को मंत्री बना दिया कैबिनेट के अंदर। तो जो प्रकार की परिस्थितियां हैं ये मूल अंतर दिखाती है। और अभी के आप 4 उपचुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो ये खेमेबाजी, गुटबाजी, परिवारवाद, ये चारों के चारों जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी जो विचार के साथ चलती है, जो अपने संगठन के साथ चलती है, जो संगठन को गढ़ने में, सुदृढ़ करने में विश्वास रखती है, ये अंतर स्पष्ट जनता भी देखती है। देखिए, गढ़ने की बात जब आती है तो दो तरह की चीजें आपके दर्द है। एक तरफ आप परिवारवाद से दूर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए बात करेंगे, दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि कार्यकर्ता बैठा है और बाहर से आने वाले आदमी को आप मौका दे देते हैं। मनोज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत की थी और जब संसद में लड़कर आई तो 2 सांसद हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से लगातार आगे बढ़ी है और जिस तरीके से आपने देखा कि अन्य अन्य दल के लोगों ने विश्वास दिखाया है, उस विचार में वो समावित हुए हैं, उन्होंने इस बात को देखा है कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, अगर राष्ट्रवाद के साथ चलना है तो एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और लगातार आज भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के छिटकने का कारण क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि लगभग इनके 5 एक्स सीएम अलग अलग राज्यों के कांग्रेस पार्टी के, जो G23 की जो पूरी एक टीम बनी हुई है, ग्रुप 23 जो है कांग्रेस का, उसमें सारे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे कई दर्जन यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो कांग्रेस में लॉन्ग टर्म सर्विंग मिनिस्टर्स रहे हैं केंद्र के अंदर। ऐसे कई सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने इस असंतोष को जताया है। और जब ऐसे लोग जिनका लगातार अपमान होता है, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो परमानेंट नहीं मिलता है, तो जब उन लोगों को अपनी जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच में रहना है, राष्ट्रीयता के साथ चलना है, तो उनके पास विकल्प बचता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी सबका खुले मन से स्वागत भी करती है, करते आए हैं और करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास भी करती। जी जितेंद्र मिश्रा जी। नहीं देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में नेहा जी से लेकर के अमित शाह तक सारे लोग सिर्फ सवाल के जवाब में सवाल खड़े करते हैं और आधा समय कांग्रेस को लेकर के वक्तव्य देते हैं। आपने सवाल किए, जवाब नेहा जी की तरफ से नहीं आया। गढ़ने की बात करते हैं, ये नारा कुशाभाऊ ठाकरे जी के ज़माने से चला था और उससे पहले भी, संगठन गढ़े चलो। ये महापुरुषों का क्या सम्मान किया आपने। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आपसे कहा था कि एक ध्वज, एक निधान, एक देश, एक विधान, एक निशान। कश्मीर में आपने उनसे समझौता किया, 2 झंडों के नीचे सरकार बना के बैठे थे आप अलगाववादी ताकतों के साथ। आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सिद्धांतों की बात की गई। महापुरुषों का नाम तो लेते हो आप, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, उनके सिद्धांतों पर। अटल जी ने कहा था, ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज आप उन्हीं के सिद्धांतों को झुठला रहे हो और सौदेबाजी की सरकार हर प्रदेश में बनाने का प्रयास करते हो आप। अभी नेहा जी ने कहा कांग्रेस के जयवर्धन सिंह और दूसरे लोग, कांग्रेस के जयवर्धन सिंह को इस तरह से एंट्री नहीं मिली थी जैसे सुरेंद्र पटवा और आकाश विजयवर्गीय को मिल गई है। उनको पदयात्रा करना पड़ा था तीनों सीजन में। उन्होंने पदयात्रा की और पदयात्रा करने के बाद जब कहीं जाकर के राजनीति में एंट्री हुई थी, किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी के बाद भोजपुर से चुनाव नहीं लड़ाया गया था उन्हें। एक चीज, दूसरी चीज, 900 चूहे खा के आप हज की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर परिवारवाद को आप लगा रहे हो। एक चीज नहीं है, 1000 उदाहरण दे दूं। अभी आपने यहाँ पर सिद्धांतों की बात की और अनुराग ठाकुर की मां को वहाँ टिकट दे दिया। उनका कौन सा योगदान भारत की राजनीति में है जो आपने हिमाचल से उन्हें टिकट दे दिया। मेरा ये कहना है कि अनुराग ठाकुर के मां को टिकट दिया, अर्चना चिटनीस आपकी नेता कौन सा त्याग तपस्या बलिदान के बल पर राजनीति में आई, पिताजी के नाम पर आकर राजनीति करने लगी। आकाश विजयवर्गीय 50 उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर। लेकिन चूंकि आप सिद्धांतों की सिर्फ बात करना है तो अलग बात है। हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं वंशवाद की नहीं, लेकिन बात देखिए जितेंद्र जी, मुद्दा ये है क्या परिवारवाद जिस पर आरोप आप पर लगते रहे हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त दिखाई देती है, नामों का जिक्र करेंगे, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगाती रही। अब वो उस लाइन से अपने आप को दूर करने की तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या कांग्रेस भी इस पर विचार करेगी? करना तो पड़ेगा। जितेंद्र मिश्रा को जगह क्यों नहीं मिल जाती? मनोज जी, मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ये तो स्वीकार करेगी, हाँ परिवारवाद हमारे यहाँ भी था, अब हम उसको दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहने का मतलब नेहा जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहते कि किसी को टिकट, भाई जो उस लायक है, जो
योग्य है उसको जगह मिलना चाहिए। तो उन्होंने दिया। यही बात तो मनोज जी मैं भी कह रहा हूं कि जो योग्य है, जो इस लायक है, उसको जगह मनोज मिलना जी, चाहिए। एक लाइन बस चीज जोड़ दूं। मैं जी, बिल्कुल जी। नेहा जी आपको सम्मान के चलिए, साथ मैं दिनेश सुनूंगा। जी से, मैं अपनी जी। बात खत्म कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आप त्याग, तपस्या, बलिदान की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। आपका कार्यकर्ता जिसको मजबूत करने की बात करते हैं, वो आज झाड़ू लगा रहा है, वो आज दरी उठा रहा है, वो आज नारे लगा रहा है, लेकिन टिकट देने का नंबर आता है तो कहीं सपा से कैंडिडेट ले आते, कहीं कांग्रेस से कैंडिडेट ले आते। आपको अपने जमीनी कार्यकर्ता को सम्मान देने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। चलिए, मैं ये बात दिनेश जी से भी समझूंगा। मनोज जी बस एक जी, लाइन में कह जोड़ दीजिए दूं। जब- अभी जी। 2-3 दिन पहले ही नटवर सिंह जो इनके यूनियन मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी इंदिरा जी की सरकार के समय, उन्होंने कहा कि 3 लोग कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी को डुबा रहे हैं, उसमें से 2 तो ऐसे हैं जो संगठन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पर हैं, पर तीसरे जो राहुल गांधी हैं उनके पास संगठनात्मक कोई पद भी नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके के फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि उड़ता हुआ पंजाब हो गया, भटकता हुआ राजस्थान हो गया और बटता हुआ छत्तीसगढ़ है। ठीक है। देखिए, अगर जी, नटवर सिंह का जी। जिक्र होगा तो यशवंत सिन्हा क्या कह रहा है, अरुण चौरी क्या कह रहा है, बहुत सारे नेता आपकी चलिए ठीक है, वो पार्टी अलग के मुद्दा, बारे में भी वो अलग शत्रुघ्न मुद्दा। सिन्हा से मिलके आए कहने हैं। पर मत जाइए। बात तो इस पर चल रही है कि परिवारवाद एक बड़ा निश्चित विषय है, वंशवाद की बात चल। दिनेश जी, लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि परिवारवाद से हम दूरी बनाएंगे और कार्यकर्ताओं को जगह मिल जाए, ये प्रयास है बीजेपी का। पर ऐसे में कार्यकर्ताओं को जगह कैसे मिलेगी जब आप बाहर से एक व्यक्ति को लाएंगे, अचानक उसको टिकट मिल जाएगा और वो व्यक्ति जो लंबे समय से वहाँ मेहनत करता रहा, तो इसमें 2 चीज़ें दिखाई नहीं देती है। देखिए मनोज जी, जब कोई सफलता मिलती है ना तो बहुत सारे उसके क्लेमेंट होते हैं, लेकिन जब असफलता होती है तो ठीक राख के लिए कोई ना कोई सिर आप ढूंढा जाता है, चाहे आप परिवारवाद पर फोड़ें या संगठन पर छोड़ें, किसी पर भी आप फोड़ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसको हम फुल स्टॉप ना माने कि अब आप कोई पार्टी बदल रही है। एक लंबी फहरिस्त है, आप देखिए कि जो लाइन में खड़ी हुई है और वो अपने परिवारवाद के आधार पर ही खड़ी हुई है। आप जब बात करते हैं ना कि ग्वालियर तरफ जाते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का नाम आता है, आप गोपाल भार्गव के बेटे का नाम आता है, कि कार्तिकेय चौहान का भी नाम आता है। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ दिख रही है। यदि इस स्टेज से वो एक्टिव हैं तो जब उनके पिता राजनीति छोड़ेंगे तो नेचुरल क्लेमेंट होंगे। और इसके लिए आप क्या करते हैं, आप वहाँ जो स्थानीय जो नेता जो उभर रहे हैं उनको रोकने का काम करते हैं। जब आप पावर में होते हैं, आप जब पावर में होते हैं तब कितने दूसरे कार्यकर्ताओं को आप बढ़ाते हो, ये राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि परिवारवाद वहाँ सवालों के घेरे में आता है जब दूसरे को आप नहीं बढ़ने देते और अपने परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाते हैं। तो ये हमने देखा था जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रमन सिंह के बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, एक रणनीति के तहत नहीं दी थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा उसी राजनांदगांव से सांसद था। तो जो परिस्थितियों के अनुसार रहता है, हर चुनाव के अनुसार रणनीति बदलती रहती है और हर चुनाव के साथ परिवारवाद की परिभाषा भी बदल जाती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नेहा जी, जितेंद्र जी और दिनेश गुप्ता जी। लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नई लाइन खड़ी करने की तैयार हमेशा से ये बात कहती रही है कि कांग्रेस परिवारवाद की तरफ चलती रही, वंशवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन बीजेपी इससे बचना चाहती है। पर यदि हम पीछे की तरफ जाते हैं या 2023 को जब हम देखेंगे तो क्या ऐसा होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो उपचुनाव में एक नई लाइन खींचने की तैयारी बीजेपी ने की है। इतना ही पहली बहस पहली खबर में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।